नमस्ते दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम बात करेंगे पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के बारे में। अगर हम पंचायती राज के विकास के बारे में बात करें स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले, तो ये हमारे पास ये कोई आंकड़ा नहीं है कि हम बता सके या कोई भी कि पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी। आप वैदिक साहित्य का भी अगर अध्ययन करते होंगे तो वहां पे ग्रामीणी शब्द के बारे में आप पढ़े होंगे, ग्रामीणी व्यवस्था को जानते होंगे। मौर्य काल हो या मौर्य काल तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले अगर हम और पुराने समय में चले जाए तो रामायण महाभारत में भी पंचायती राज व्यवस्था जैसे संस्थाओं का उल्लेख है, जहां से कि वो अपने उस समय के लोग काम किया करते थे। तो वैदिक साहित्य में अगर ग्रामीणी जैसी संस्था का उल्लेख किया गया है, तो अगर हम मौर्य काल की तरफ आए तो जनपद, जैसे आपको पता होगा बिहार के संदर्भ में जो जनपद का इस्तेमाल किया जाता था, या पंचमंडली जो केंद्रीय भारत के बारे में बात की जाती थी। चोल काल में आए तो यहाँ भी ग्रामीण संस्था जैसे या स्थानीय स्वशासन जैसे संस्थाओं का उल्लेख किया गया। उर्द शब्द है, उसके बारे में आप समझ सकते हैं। मुगल काल में भी ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एक जगहों पे इस तरह के संस्था का उल्लेख प्राप्त हमें चलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज था वो है अंग्रेजों के भारत में शासन के बाद से। और वो लॉर्ड रिपन के बारे में हम बेहतर जानते हैं कि उनका जो प्रस्ताव था 1882 का 1882 का प्रस्ताव जो था लॉर्ड रिपन का, जिसे स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उनके इसी प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों के समय से भारत में स्थानीय प्रशासन की नींव रखी गई थी और उसके ऊपर काम शुरू किया गया। इसके आगे अगर हम बढ़े अंग्रेज के शासन काल में ही, तो 1918 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में बात की गई थी। ये 1918 तक की बात है और ये रिपन की बात है, जो मैग्ना कार्टा माना जाता है स्थानीय स्वशासन के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने आजादी के बाद। गांधी जी का जो ग्रामोदय का सपना था, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पंचायती राज व्यवस्था था। गांधी जी का मानना था कि इस देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव में रहने वाले लोग अपनी समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं को कैसे बाहर निकला जा सकता है, उससे विकास की क्या रूपरेखा हो सकती है, अगर वो तय कर ले तो हमारे देश का विकास बहुत बढ़िया ढंग से ग्रामीण व्यवस्था के साथ हो सकती है, जिसका बात था पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के जरिए। तो अनुच्छेद 40 में जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या की गई कि यहाँ पे राज्य चाहे तो अपने व्यवस्था के हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकते हैं। ये डीपीएसपी की बात की गई अनुच्छेद 40 में। लेकिन उसी समय देश आजाद हुआ तो 1952 में एक कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, ये जानने के लिए कि क्या 1952 और 53 में जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था उनका क्रियान्वयन सही तरीके से सही ढंग से हो रहा है या नहीं, और जिस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया था क्या वो उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है या नहीं। तो जो पहली इस व्यवस्था का जो कोई पहला बार समिति बना था वो है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने इस दोनों संस्थाओं को या इस दोनों कार्यक्रम को बंद करने की सिफारिश करते हुए पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की सिफारिश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था 3 स्तर का हो सकता है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पे पूरे पंचायत को मिला के प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति का निर्माण होगा, और जिला स्तर पे जिला परिषद का निर्माण होगा। तो सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति थी, जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी और बताई कि ये त्रिस्तरीय होना चाहिए। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का निर्माण किया गया। आपको पता होना चाहिए कि इस समय तक देश में सरकार बदल गई थी,
कांग्रेस की सरकार के बाद यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार इमरजेंसी के बाद आई थी और मोरारजी देसाई के द्वारा अशोक मेहता समिति का निर्माण किया गया था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। उन्होंने कहा कि एक जिला परिषद जिला स्तर पे होगा और प्रखंड स्तर और गांव स्तर को मिला के यानी 15 से 20 हजार की आबादी को मिला करके जो निर्माण किया जाए वो हमारा मंडल पंचायत कहलाएगा। तो ये 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद जीवी के राव समिति बनी 1985 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। इस समिति ने ज्यादा कुछ तो नहीं, जिला अध्यक्ष जो बनेंगे वो कलेक्टर ही होना चाहिए। इन्होंने जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बीच में एक कड़ी का निर्माण किया, जिसका और उस कड़ी को एक सरकारी पद के द्वारा सुशोभित किया गया था, जो हमारा डीडीसी का पोस्ट है। ये आज भी विद्यमान है, यानी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, या इसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, यानी जिला विकास आयुक्त या उप विकास आयुक्त। ये जीवी के राव समिति के द्वारा बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार तो इस समय राजीव गांधी की थी, लेकिन ये समिति बनाया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखना है कि यही एक समिति है जो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी। तो ये 4 समिति आएगी, चौथी समिति पे आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा कि ये बाद की 3 समिति सरकारों के द्वारा बनाई गई थी। ये जीवी के राव समिति है जो योजना आयोग के द्वारा बनाया गया था। जो हमारा चौथा समिति है वो एलएम सिंघवी समिति, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति है। 1986 में अभी भी कांग्रेस की सरकार है, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री है। ये एकमात्र ऐसी समिति थी जिन्होंने इस बात का रिकमेंडेशन किया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक तौर पर लागू किया जाए, यानी संवैधानिक मान्यता दे दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था, चूंकि अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी हम बेहतर जानते हैं कि राज्य यहाँ पे इस कार्य के लिए बाध्य नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ वो शुरू कर सके। चूंकि 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था, उस रिपोर्ट के बाद उस समय जो नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, आपको पता है 2 अक्टूबर 1958 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई, जो कि राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी, ये 1957 में। तो हम बात कर रहे थे एलएम सिंघवी समिति के बारे में। तो इन्होंने जो संवैधानिक मान्यता की बात की, इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क था कि डीपीएसपी के आर्टिकल 40 को देश के सारे राज्य नहीं लागू अपने यहाँ कर रहे थे, या जिन्होंने लागू कर दी उन्होंने अपना अलग अलग कानून बना लिया। जैसे बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, जबकि जब लागू किया गया था बलवंत राय ने केवल त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। तो इस तरह की बहुत समस्याएं थी। बिहार में त्रिस्तरीय थी, आंध्र प्रदेश में बाद में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया। तो इस तरह की बातें थी, समस्याएं आ रही थी। एक सबसे बड़ी समस्या था कि कुछ राज्य ऐसे थे जो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू तो कर दी है, लेकिन जो चुनाव कराने का तरीका था, जो हर 5 साल में आपको चुनाव कराना है, इस पे वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उन्होंने बस उसको लागू करके नियम को इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं करने का एक नियत बना लिया था। और चूंकि आर्टिकल 40 में ये डीपीएसपी में है, जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो कोई इस पे क्लेम भी नहीं कर पा रहा था। तो एलएम सिंघवी समिति उन 2 समस्याओं को ज्यादा ध्यान रखते हुए सरकार को रिकमेंड की कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दिया जाए। संवैधानिक मान्यता मतलब इसके लिए अलग से एक कानून बना के हर राज्य को बाध्यकारी किया जाए कि आप इस कानून को मानेंगे ही मानेंगे, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत आता है। और जैसे कि पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, एलएम सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, और उसके बाद इसे देश में लागू करने के क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया। तो अब हम आते हैं पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण पे, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज व्यवस्था और लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। 1989
राजीव गांधी अभी भी देश के प्रधानमंत्री हैं। 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। सारे रिपोर्ट्स कमेटी को पढ़ने के बाद, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी से डिस्कशन करने के बाद, कुछ एक राज्यों से बात करने के बाद, जो उस समय के तत्कालीन एनजीओज थे और जो एक्सपर्ट कमिटी थी उनसे बात करने के बाद यह 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 पहले लोकसभा में लाया गया। चूंकि 1989 तक देश की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि सेंट्रल में अधिकांशतर समय तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ते जा रहा था और अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की सरकार बन रही थी। तो लोकसभा से तो बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं रहने के कारण यह बिल वहां पे ड्रॉप हो गया। राज्यसभा में बिल गिर गया। विरोध, जो विपक्ष के लोग थे, इसका विरोध करने लगे और राजीव गांधी की सरकार भी चली गई, सरकार भी उनकी गिर गई। इसके बाद जो सरकार आती है वो वीपी सिंह की सरकार आती है 1990 में, 1990 में। लेकिन इससे पहले कि उस 64th अमेंडमेंट को कंटिन्यू करते, आगे उसके ऊपर बात करते, उनकी सरकार ही गिर गई। वो सरकार आगे नहीं चल पाई। उसके बाद देश में सरकारें आती जाती रही, लेकिन स्थिर सरकार नहीं थी। इसके बाद जो सरकार बनी वो बनी नरसिम्हा राव की सरकार। कांग्रेस की फुल फ्लेज गवर्नमेंट थी और 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में लाया गया। 93 से इम्प्लीमेंटेड है वो हमारे देश में। ये लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से। और उस समय देश के 17 राज्यों ने इस पर मुहर लगा दी, बोली कि ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ लागू होगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 उस समय से हमारे देश में आज तक काम कर रहा है। उसके लिए संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जो कि अनुसूची 11 में आया। अनुसूची 11 नया जोड़ा गया, भाग में ऐड किया गया और इसे 29 विषय दिए गए। ये विषय का मतलब होता है कि पंचायत किन किन विषयों पे कार्य करेगा। जैसे पंचायत पुलिस व्यवस्था की काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे पंचायत अपने पंचायत के विकास के लिए, जो स्थानीय शासन है, पंचायती राज व्यवस्था है, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितने विषयों पे काम करेगा। वैसे संविधान में तत्कालीन समय में 29 विषयों का चयन किया गया, जिनके लिए उनको काम करने की आजादी दी गई। और जो अनुच्छेद हमारे संविधान में इसके लिए रखा गया है वो 243 से लेकर 243O तक है। लेकिन याद रखना है कि ये पंचायती राज व्यवस्था देश के तत्कालीन समय में कुछ राज्यों में लागू नहीं की गई थी। लागू नहीं किए जाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। जो बाद में आप एक नया कानून पढ़ते होंगे, पेशा, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, ये बाद में लाया गया। हम लोग बाद इसके ऊपर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो तत्कालीन समय में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और ये दार्जिलिंग का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, यहाँ पे गोरखा हिल्स था, यहाँ पे अपना अपना सबका हिल्स परिषद था, या जो भी सब व्यवस्थाएं थी, यहाँ पे इसको लागू नहीं किया गया था। तो यहाँ पे बाद में पेशा जैसी व्यवस्था लाई गई थी। ये पूरा हमारा पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर है। इसके आगे जो हम देखेंगे वो होगा जहां पे भी हम बात किए हैं कि अनुच्छेद 243 से 243O तक, इसमें पंचायत, उसकी परिभाषा, उसका संगठन, उसका काम, उसकी योग्यता, निर्वाचन का क्या तरीका है, ये सारे चीज यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद की अनुच्छेदों के ऊपर, और थोड़ा सा हम बात करेंगे इस पेशा एक्ट के ऊपर कि पेशा एक्ट कब से लागू किया गया और इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे।